जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर लेके एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम डिस्कशन करते हैं एक ऐसे इशू से जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आज फिर एक नए इशू के साथ अपने पैनलिस्ट के साथ हम बिल्कुल तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट का आपको तारुफ दूं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। दिल्ली वालों को सौगात, कल से 17 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलेंगी। पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनते ही मुफ्ती मोहम्मद सैयद का विवादित बयान, उमर अब्दुल्ला ने ली बीजेपी पर चुटकी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की महासचिव बनाए जाने की खबरों का किया खंडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्लाउड लॉकर यूज करने की दिया आइडिया। अमेरिका में एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़। और वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका ने इंग्लैंड को बुरे तरीके से हराया और पाकिस्तान की जिम्बाब्वे पर जीत। बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय बच्चन फिर कर रही हैं वापसी, जज्बा मूवी से करेंगी वापसी। जी तो हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो डिस्कशन है वो हम रेलवे से संबंधित समस्याओं को लेकर कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं और उस पर क्या काम चल रहा है। सुबह से आपके जो हमें प्रश्न मिल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके प्रश्नों को प्रोग्राम में शामिल करने की। आप हमें अपने प्रश्न स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAN। नाउ लेट्स मूव for a quick introduction of our panelists. Today we have a worthy, esteemed panel. Joining me, Mr. Muralidharan, Secretary of National Platform for the Rights of Persons with Disability. Sir, I extend a very warm welcome. Thank you. Well-known disabled activist and lawyer, Mr. Subhash Vishwas is joining from Delhi. Sir, welcome. नमस्कार सबको। Vice President of AICB, Dr. Anil Aneja ji, and he is considered a godfather of many in Delhi University. Sir, welcome. Thank you very much. And joining me, Bhavani Shankar ji is working with PNB Bank and filed a petition related to capture problem on the website of IRCTC. धन्यवाद, नमस्कार सबको। जी, Muralidharan sir, let's start with you. My first question, what are the major problems faced by disabled people in railway? The major problem is actually हिंदी में बोलना बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। जी, एक्सेसिबिलिटी का ही मेजर इश्यू है। एक्सेसिबिलिटी ही मेजर इश्यू है दरअसल। जहाँ तक विकलांगों का बात करें तो इवन फॉर द एल्डरली, केवल विकलांग नहीं, केवल एल्डरली के लिए भी देयर आर लैक रैंप्स नहीं है, एस्केलेटर्स नहीं है। इट्स अ मेजर थिंग। जहाँ बहुत सारे अड़चने हैं, जहाँ तक कंपार्टमेंट तक पहुंचे वहां तक बहुत सारे अड़चने। कोचेस भी एक्सेसिबल नहीं है। और वन ऑफ द इश्यूज एक्चुअली वी हैव बीन रेसिंग इज दैट ये ई टिकटिंग में जहाँ तक सवाल है, ई टिकटिंग अभी भी पायलट प्रोजेक्ट ही शुरू किया दरअसल दिल्ली रीजन में। दरअसल वो पायलट प्रोजेक्ट में भी यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद एक नंबर आपको दिया जाएगा, उस नंबर के आधार पर जो है आप ई टिकट कर सकते हैं। व्हाट वी हैव बीन डिमांडिंग सिंस मेनी इयर्स कि भाई जैसे सीनियर सिटीजन के लिए आप दे रहे हैं कि दे प्रोड्यूस एज प्रूफ व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग, दे कैन बुक ए टिकट ऑनलाइन बट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ एज व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग। उसी तरह का जो है प्रावधान जो है विकलांगों के लिए भी, डिसेबल के लिए करना चाहिए। सरकार इस बात को मानी नहीं है और दरअसल इसको जो है ये कर दिया कि रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद जो है आपको ये करेगी।
what is the hindrance in giving this facility to disabled, ये हमें समझ में नहीं आता है। दूसरा, ये 95 एक्ट के अनुसार जो है कंसेशंस आर गिवन टू मेनी पीपल, जैसे मेंटल इलनेस जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिसेबिलिटी, बट उनको जो है अभी भी कंसेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा, गरीब रथ में कंसेशन नहीं दे रहे, शताब्दी में दे रहे हैं। डिसेबल कोच का जहां तक सवाल है, बहुत सारे डिसेबल कोच में नॉन डिसेबल लोग ज्यादातर यात्रा करते हैं। हम कहते हैं कि यू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन द कोच सो दैट नॉन डिसेबल पर्सन डू नॉट एंटर द कोच, मगर वो जाते हैं। यूनिवर्सल डिजाइन लाने की बात थी, वो यूनिवर्सल डिजाइन की जो है अभी तक कोई एक्सेप्ट सुरेश प्रभु ने अनाउंस किया कि भाई हम डोर्स को वाइडन करेंगे। डोर्स वाइडन करने से जो है व्हील चेयर यूजर कैनॉट गेट इनटू द कोच unless there are some other facility provided, प्लेटफॉर्म और रेल कंपार्टमेंट के इसके बीच में जो जितनी गैप इतनी बड़ी है कि व्हील चेयर यूजर तो अंदर जा ही नहीं सकता। अंदर अगर व्हील चेयर लेके भी जाएं तब भी स्केल अंदर मैन्यूवर करने के लिए जगह नहीं है, टॉयलेट्स आर नॉट एक्सेसिबल। सो दिस बाय इटसेल्फ बहुत सारे सवाल हैं जो है जुड़ी हुई है। You have raised many points. I went through your letter and you have covered many points. I congratulate you for that. Subhash sir, now moving towards you, and I want to know your views on recently tabled railway budget. Are you satisfied? Is there any relief for the disabled people? क्या उसमें कुछ प्रावधान है disabled के लिए? कैसे देखते हैं इस रेल बजट को, आपके विचार? ये रेल बजट बहुत ब्रॉड बेस्ड है। इसमें यदि आप डिसेबिलिटी को के स्पेसिफिक देखेंगे तो शायद नई सरकार के रेल मंत्री के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। जो अपेक्षाएं थी, यस, उसमें से वो खरे कहीं पर भी नहीं उतरे हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने एक जनरल बजट देने की कोशिश की है जिसमें डिसेबिलिटी को हम अलग करके देखेंगे तो शायद हमको बेनिफिट उतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन यदि हम डिसेबल्ड को एज अ मेन स्ट्रीम कंपोनेंट माने सोसाइटी का, तो हमें लगता है कि नहीं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक दृष्टि से रेलवे को थोड़ा सा और सस्टेनेबल करने के लिए एक अच्छा बजट है। एक ही प्रावधान है हमें जो दिखता है, जो उन्होंने थोड़ा बहुत ऐड करने की कोशिश की है, वो है डोर को वाइडन करने का। उससे उनका जो सोचने का तरीका है वो ये है कि व्हील चेयर वालों को उठाकर अंदर घुसा देना, के द्वारा उठाकर अंदर डाल देना, उतने में सहूलियत हो जाए उनके लिए, वो काफी है। शायद उनकी ये विचारधारा है, वो उतना ही शायद डिसेबिलिटी के बारे में समझते हैं, और बाकी सब चीजों पर ये बजट पूरी तरह से मौन है। तो बजट से तो मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ डिसेबिलिटी एंगल से। मैं आपके साथ 3-4 इशू शेयर करना चाहता हूँ। पिछले गत समय में जो PILs हुई हैं उनके बारे में, क्योंकि अक्सर होता क्या है हमारे देश में, लगभग सभी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में एक रिट जुरिस्डिक्शन होती है, PIL की जुरिस्डिक्शन होती है। समय समय पर हमारे जो डिसेबिलिटी फील्ड में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ये लोग कोर्ट की इंटरवेंशंस करवाते रहते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा जो मुझे कम से कम मालूम है कि उसको देश भर में उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी प्लीज। एक मेजर इशू जो रेलवे में है वो है प्लेटफॉर्म और कोच का लेवल डिफरेंस। जी। मैं आपको बॉम्बे में 2012-13 में ये PIL की गई थी, जिसमें PIL लोगों ने नहीं की थी, बट एक 2-3 न्यूज रिपोर्ट्स निकली थी लगातार। एक कॉलेज जाने वाली लड़की थी, उसका पैर बीच में आ गया था और वो गंभीर रूप से विकलांग हो गई थी उस गैप की वजह से। तो उसको कोर्ट ने न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के से सो मोटो नोटिस करके उन्होंने एक PIL में कन्वर्ट कर दिया उसको, और उसके बाद एक कमेटी बनी और कोर्ट ने कमेटी बना दी और उसने स्टडी किया कि क्या क्या एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं। तो उसमें एक मेजर इशू निकल के आया प्लेटफॉर्म का ये डिस्टेंस। तो उस PIL में कोर्ट ने आदेश किया है बॉम्बे की सारी सबर्बन ट्रेन्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सारे प्लेटफॉर्म्स को रेज करने के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया PIL में। वो आदेश धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। रेलवे ने पहले रोना रोया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इस पैसे कैसे करेंगे। कोर्ट के आदेश पर उसका फंड भी एलोकेशन हुआ। कोर्ट ने भी एक डेडलाइन भी दी है कि आपको 31 मार्च 2015 तक उसको पूरा करना है।
वो भी डेडलाइन अभी पेंडिंग है, वो चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब यदि एक सचमुच एक मेजर इशू है, हम सब जानते हैं कि इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स, देखिए जब तक हम डिसेबिलिटी का एंगल लेकर चलेंगे तो शायद उनको लगता है देयर ओनली मिनिस्कूल्स। कितने हैं आप जी? 2.26% हैं आपकी कोई, उसमें भी वो भी ओवरऑल डिसेबिलिटी फिगर है। ब्लाइंड कितने हैं जी? ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। हमको यूनिवर्सल डिजाइन और सेफ्टी को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल डिसेबिलिटी चलाने से शायद हमारे इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। वी हैव टू थिंक इन लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ऑल कम्यूटर्स। तो जो लेवल प्लेटफॉर्म है, कोच के बराबर प्लेटफॉर्म है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी इशू है। कोर्ट ने सेफ्टी और सिक्योरिटी इशू को लेते हुए पूरे बॉम्बे के सबर्बन ट्रेन्स को ऑर्डर किया कि आपको उस लेवल में देना ही है। आप कुछ भी, यदि हम वहां ये सक्सेसफुली कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम देश भर में ऐसी एक मुहिम चला सकते हैं कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स को दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर लेवल प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोग आराम से बोर्ड कर सकें। ये एक एग्जांपल मैंने दिया जी। तो आगे एक और जी, तो हम ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे भी बात करते हैं आपके एग्जांपल की। बिल्कुल आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव हमें दिया है। और दिल्ली में वैसे बाय द वे, दिल्ली में भी हमने 2 इंसिडेंट रिपोर्ट किए थे गैप के कारण। मेट्रो में एक स्वीटी बालाजी का केस हुआ था। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वाकई, और इसका अगर जो समाधान होता है जैसा आप बता रहे हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 31 मार्च 2015 तक होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वेल, डॉक्टर अनिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, जो डिसेबल कोच की हम बात करें तो उसमें ये एक पॉइंट उठा था कि कई बार डिब्बा आगे होता है, कई बार पीछे होता है। और डिसेबल कोच की जो सिचुएशन है, डिसेबल एंगल से हम देखें तो आपको लगता है कि क्या वो सफिशिएंट है? डिसेबल कोच में जो सीट्स होती है, जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे साइटेड लोग चढ़ जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आया है मुझे उससे रिलेटेड, तो इसके ऊपर आपका पूरा वक्तव्य। नहीं जी, इसके बारे में तो मैं जरूर कहूँगा। और हमने एसीबी ने रिप्रेजेंट भी किया इस मैटर के ऊपर जी। करीब 1 साल हो गया इस बात को, रेलवे ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया इसके बारे में। पर इससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा ओपनिंग कमेंट्स में कि ये एक अजीब विडंबना है कि रेलवे शायद एक पहला ऐसा डिपार्टमेंट था या कुछ बहुत ही शुरुआत के विभागों में से था जिनमें कंसर्न दिखाया गया डिसेबिलिटी के प्रति और विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रति। आई थिंक करीब 50 साल पहले की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जब कंसेशन स्टार्ट हुए थे 1/4 रेलवे ने ही दिया था 1960s में, मिड 60s की बात है, और एस्कॉर्ट का प्रोविजन दिया था। और ये एक ऐसा विभाग है जिसका प्रयोग, मैं व्यापक विकलांगता की बात नहीं कर रहा इस समय, मैं सिर्फ दृष्टिबाधित व्यक्तियों की बात करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन की बात तो जरूर ठीक है, पर उसके अलावा हर विकलांगता के अपने विशेष कंसर्न्स होते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो भी फोकस होनी चाहिए। बिकॉज कई बार यूनिवर्सल कंसर्न में या एक्सेसिबिलिटी जो ब्रॉड टर्म है उसके बीच में दृष्टिबाधित व्यक्ति अक्सर नुकसान उठाता है। ये हमारी संस्था का मानना है, एसीबी का मानना है। मैं एज इंडिविजुअल यहाँ बात नहीं कर रहा, एज वाइस प्रेसिडेंट एसीबी बात कर रहा हूँ। और हम ये जरूर मानते हैं कि स्पेसिफिक एम्फेसिस भी होना चाहिए, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एम्फेसिस। तो एक तरफ तो ये बात हुई कि ये एक ऐसा विभाग था जिसने शायद सबसे पहले या कुछ शुरुआत के विभागों में था जिन्होंने कंसेशन देने शुरू किए, कंसर्न दिखाना शुरू किया विकलांग व्यक्तियों के प्रति, विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रति। ये एक ऐसा विभाग है, रेल एक ऐसा मीडियम है जिसको शायद सबसे ज्यादा विकलांग व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, और दृष्टिबाधित व्यक्ति तो उसको काफी इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रश्न आ सकता है कि जिस माध्यम को आप कई सालों से, 4-5 दशकों से और शायद उससे भी अधिक समय से प्रयोग में ला रहे हैं, उसमें आप कैसे कह सकते हैं समस्याएं, पर ऐसा नहीं है। यही इसकी विडंबना है कि एक तरफ तो हम इसको प्रयोग में ला रहे हैं सालों से, और एक तरफ ये एक ऐसा विभाग होने के बावजूद जिसने सबसे पहले शायद इनिशिएटिव दिखाया था, उन्होंने वो प्रगति नहीं की जो उनको करनी चाहिए। और दूसरा ये भी कि रेलवे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है पब्लिक सेक्टर में, इन द सेंस दैट काफी इनका अपना एक बजट होता है, और रेलवे मिनिस्टर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है कैबिनेट में, उसी कैबिनेट में जिसने ये एक्ट पास किया
पीडब्ल्यूडी एक्ट को अप्रूव दिया, फिर पार्लियामेंट में ले गए। और आपको शायद पता होगा, सुभाष जी बैठे, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की थी इसमें, कि ये रेलवे ही था जिसके अगेंस्ट हमें कोर्ट जाना पड़ा कि उन्होंने इस एक्ट को मानने से मना कर दिया, रिजर्वेशन देने से मना कर दिया पीडब्ल्यूडी को। सो ये मुद्दे बहुत गहरे हैं। मैं ये कह रहा, आपने डिसेबल्ड कोच की बात की, वो एक विशेष मुद्दा है, डोर वाइडनिंग एक विशेष मुद्दा है। मेरी प्रॉब्लम इस विभाग की जड़ से है कि जहां तक दृष्टि बाधित व्यक्तियों का प्रश्न है, ये विभाग उनके बारे में बियॉन्ड गिविंग सम फाइनेंशियल बेनिफिट कभी नहीं सोचता। नाउ जहां तक विकलांग के स्पेशल कोच की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि हमने रिप्रेजेंट किया था एसीबी ने, और यही बातें जो सब आप कह रहे हैं, इस कोच का कोई खास महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये तो या तो कभी आगे होता है या कोई पीछे होता है। किसी को, विकलांग व्यक्ति को, दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे जाने कि ये कोच कहाँ है? कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है ये देखने के लिए कि इसमें से विकलांग ही ट्रेवल करें। इसमें सफाई बहुत खराब होती है कई बार। और सबसे बड़ी समस्या जो है, आपने विकलांग कोच तो लगा दिया, पर जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उनमें आरक्षण कहाँ? अगर मेरे को 3 टायर में टिकट नहीं मिलता, या 2 टायर में टिकट नहीं मिलता, या स्लीपर में टिकट नहीं मिलता, तो मेरे को 24 घंटे दिल्ली से मुंबई विकलांग कोच पे जाना होगा। अगर जब तक वहां हमारे लिए सीट्स नहीं मिलेंगी, विकलांग कोच एक छोटी दूरी की समस्या तो शायद के समाधान में मदद कर सकते हैं, पर जो बहुत दूर की गाड़ियां हैं उनमें विकलांग कोच का होना ही काफी नहीं, उसमें काफी कुछ और भी होना चाहिए। और हमने ये मांग की है कि 3 टायर एसी में, स्लीपर क्लास में, वो 2 टायर्स में भी कम से कम 2 सीट, जैसे कि सब कैटेगरीज के लिए कुछ सीट्स होती है, जर्नलिस्ट कोटा होता है, अदर्स कोटा होते हैं, एक डिसेबल कोटा भी होना चाहिए ताकि हमें प्रायोरिटी सीट्स मिल सके। तो कई गहरी समस्याएं हैं। ये समस्या सिर्फ दरवाजे या कुछ चीजों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है। मेरे विचार में ये समस्या दृष्टिकोण की है। ये विभाग कुछ भी करते हुए विकलांगों की तरफ और विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों की तरफ कभी देखता नहीं है, और ये बहुत दुख की बात है। जी, तो काफी पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं और काफी सोचनीय सिचुएशन है अभी। तो भवानी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि एज ए पैसेंजर क्या एक डिसेबल और ब्लाइंड इंडिपेंडेंटली जो आज का एटमॉस्फेयर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेल में, उसमें कर सकता है? और मेरा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका कैप्चा को लेके, तो आपने इंडिविजुअल तौर पे पटिशन डाली थी, तो आई मीन क्या आपके जहन में आया था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कई एक्टिविस्ट उस पर कर रहे हैं, तो क्या आपको उसमें किस तरीके से कामयाबी मिली? नहीं, तो मैं कैप्चा के बारे में बताऊं या एज ए पैसेंजर के बारे में अपने अनुभव बताऊं? जी, दोनों। देखिए, एज ए पैसेंजर के बारे में तो मेरे अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव दोनों हैं रेलवे के साथ। मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष में कोई ऐसी जगह हो जो विकलांगों के लिए, दृष्टिहीन के लिए सबसे असुविधाजनक कोई जगह है तो वो रेलवे स्टेशन। क्योंकि आप बस स्टॉप में तो ऐसा है कि किसी से भी पूछ करके बस आपके सामने खड़ी होगी तो आप, एक बस खड़ी होगी उसके अंदर जाना है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन रेलवे स्टेशन 28-26 डिब्बों की ट्रेन है, उसमें आपको अपना डब्बा ढूंढना है, गाड़ी 2 मिनट रुकती है, तो कितना कठिन काम होता है ब्लाइंड के लिए, वो तो मुश्किल है। और अगर एक पैसेंजर के हैसियत से, तो मेरा तो अनुभव ये हुआ कि एक बार मैं ऐसे ब्रिज में चढ़ते हुए केले का छिलका किसी ने फेंक दिया था, तो उसमें मैं स्लिप होकर के गिरा। तो क्योंकि मेरी लंबाई अच्छी है थी तो उसकी वजह से मैं संभल गया। तो कुछ लोग ये बोलने लगे कि यार छोड़ो ना, इसको क्यों बचाते हो, ये तो वैसे ही मतलब ब्लाइंड है, अपने कर्मों को भोग रहा है, थोड़ा सा चोट लग गई तो क्या फर्क पड़ता है जी। तो ये मैं एक मानसिकता बता रहा हूँ कि एक सामान्य मानसिकता जो है क्या होती है लोगों की, प्रॉब्लम एटीट्यूड क्या बता रहे हैं जी। हाँ, कि मतलब ये जो मानसिकता है वो एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी की भी हो सकती है और एक कम पढ़े लिखे आदमी की भी हो सकती है जी जी। अब वो लोग जो ऐसा बोल रहे थे वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, कम पढ़े लिखे थे, वो तो उस मानसिकता का व्यक्ति अगर टिकट काउंटर पे बैठेगा, आप लाख कानून लगा लो, लाख कायदे बना लो, कुछ भी कर लो, कितने भी सर्कुलर निकाल लो, अगर उसने सोचा कि यार इसको तो मुझे टिकट नहीं देना है तो नहीं देना है, फिर आप सुपरवाइजर के पास जाओगे, स्टेशन मास्टर के पास जाओगे, वो ऑर्डर करेगा तो दे देगा जी। तो जी, उनको ये लगता है कि यार हमारा टिकट तो 2000 में खरीदते हैं हम, और इसको जो 600 पे टिकट मिल रहा है एसी का, तो इसको इतने कम में मिल रहा है, मतलब इसको थोड़ा बहुत परेशान करो जी। एटीट्यूड ये प्रॉब्लम। अभी आप कैप्चा के बारे में बताएं जी। कैप्चा का तो ऐसा हुआ कि मैंने जब एक बार IRCTC का टिकट बुक करना तो कैप्चा, सामान्य तौर पे मुझे साइटेड हेल्प मिल जाती थी, उस पर्टिकुलर दिन पे मुझे साइटेड हेल्प नहीं मिल पाई,
तो मैंने उनके कस्टमर केयर को लिखा, तो वो मुझे बताने लगे कि आप स्क्रीनशॉट भेजो ये वो। तो अब समस्या वहां पे ये है कि अब हम जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तो सोसाइटी ने अभी तक, समाज ने इस स्थिति को मान्यता नहीं दी है कि ब्लाइंड आदमी जो है, एक ब्लाइंड आदमी एफिशिएंटली दक्षता के साथ कंप्यूटर चला सकता है। पहले तो समाज इस चीज को मान्यता दे। तो मेरे साथ समस्या वही हुई कि वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि ब्लाइंड आदमी कंप्यूटर चला सकता है। वो तो कहते भाई आपको दिखता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी से पूछ लो जी क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ऐसे करते करते मैं जैसे तैसे उनको ये कन्विंस करने में सफल हुआ कि भाई ऐसा नहीं, हम चला सकते हैं। मैं मेल भेज रहा हूँ, आपके मेल का रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर आप कैसे आप बोल रहे हो कि समस्या। उसके बाद भी वो तैयार नहीं हुए। फिर अंत में वो ऐसे उल्टे सीधे जवाब जो है, कुछ भी कुल मिला के हमारे मेल का रिप्लाई करना है, इस तरह से वो रिप्लाई देते रहे। तो फिर मैंने कमिश्नर के यहाँ केस लगाया। कमिश्नर के वहाँ जब केस लगाया तो काफी समय वहाँ भी मामला उनके यहाँ पेंडेंसी हो सकता है ज्यादा रही हो, लेकिन काफी समय बाद फिर उनका अचानक एक दिन जवाब, मैं तो भूल गया था उस केस को कि मैंने चलो एप्लीकेशन फाइल की, होगा नहीं होगा। अचानक फिर उनका जवाब आया तो फिर मैंने रिजॉइंडर फाइल किया कि कैप्चा के बारे में क्या आप और कहना चाहते हो। उनको सारे सोल्यूशन मैंने बताया कि आप मैथमेटिकल सोल्यूशन दे दो, या मैंने उनको ये भी बताया कि भाई कोई शब्द है उसका आप गलत स्पेलिंग टाइप कर दो तो हम उसको सही स्पेलिंग टाइप कर दें। इस तरह के कई सोल्यूशन मैंने उनको दिए और वन टाइम पासवर्ड का भी सोल्यूशन दिया। और तो फिर अंत में फिर उन्होंने फिर वशिष्ठ जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने जाकर के उसमें काफी मदद की। आपने क्लियर कट मैसेज दिया है सोसाइटी को कि एनजीओस के साथ साथ हमारा भी इंडिविजुअल तौर पर दायित्व बनता है कि हम सबका सपोर्ट करें। जो लगता है हम भी लड़ाई उनके साथ मिलकर चले। जी मुरलीधरन सर, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी फिलहाल हम ई टिकटिंग की भी बात करेंगे। स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो एक बजट में आया ब्रेल को लेके कि रेल के डिब्बों पर या फिर सीट्स पे ब्रेल होंगी, तो काफी लोगों ने इसका कहा कि कैसे हम ब्रेल को आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेन पे टच करके डिब्बों के बाहर। और एक ये मांग उठ रही है कि ट्रेन के अंदर सभी, जैसे मेट्रो में बताया जाता है ऑडियो द्वारा कि ये स्टेशन आ गया है, आप यहाँ उतर सकते हो, तो ऐसा भी सभी जगह होना चाहिए। और मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप अपने विचार इंडिपेंडेंटली प्लीज रखें। जी मुरलीधरन सर। ब्रेल एम्बोसिंग कहाँ डिब्बे में कहाँ करेंगे, क्या उसकी कोई क्लैरिटी अभी है नहीं। वो जब आएगा तब तभी पता चलेगा। दूसरी बात ये तो कोच तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए उसके तो कोई बात की नहीं। प्रभु सर ने अपनी जो स्पीच थी या कुछ डॉक्यूमेंट में कई उन्होंने कहा नहीं। तो देयर इज इंडिपेंडेंटली एक ब्लाइंड आदमी को कोच तक कैसे पहुंच, हाउ कैन रीच द कोच, है ना, उसके बारे में कोई सुविधा उन्होंने इज नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर दैट। उसके सिवाय केवल ब्रेल साइनेजेस कोच में लगाने से काम नहीं बनता है। एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट उसको इंडिपेंडेंटली कोच तक पहुंचने के लिए टैक्टाइल मार्किंग की जरूरत पड़ती है। ब्रिजेस में, स्टेयर केस में, प्लेटफॉर्म में, बहुत सारे जगह ब्रेल साइनेज की जरूरत पड़ती है। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दैट, जस्ट हैविंग ब्रेल साइनेजेस ऑन द कोच और इनसाइड द कोचेस वोंट हेल्प। दूसरी बात आपने सही रेस की कि भाई देयर शुड बी ऑडियो अनाउंसमेंट्स, भाई स्टेशन कौन सा आने वाला है, कितनी देर में आने वाला है। राजधानी में मैंने देखा कुछ साल पहले दे यूज्ड टू गिव सम विजुअल, ये जो साइनेजेस जो आते थे इन अप्रोचिंग स्टेशन कौन सा है राजधानी वगैरह में होता था, बट देयर इज नो ऑडियो दिस थिंग। दिस शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड। आई एम एक्चुअली ये आपने अच्छा रेस किया, एक्चुअली पॉइंट दैट शुड बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। जी सुभाष सर, लेट्स मूव टू द ई टिकटिंग नाउ। जो आईडी कार्ड गवर्नमेंट, ये जो इनिशिएटिव नया आया है, तो इसके बारे में आपके विचार हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी डिबेट चल रही है कि गूगल के बिना आपको स्पेक्स, गूगल के बिना आपको फोटो खिंचवानी है, जो आईडी कार्ड के लिए काफी हरास्ट किया जा रहा है। और जब हमारे पास आईडी कार्ड बन रहा है, हमारे पास ऑलरेडी मेडिकल है, तो उसके बेस पे ये आईडी कार्ड क्यों नहीं अवेलेबल करवा रहे, कंसेशन फॉर्म की क्या जरूरत है जब ये नया ही बना रहे हैं। तो इसके ऊपर में और आपके जो इश्यूज आप यहाँ रखने चाहते थे, प्लीज गो अहेड विद दैट। देखिए, इसके बारे में ये अभी केवल नॉर्थ इंडिया में शुरू किया है। Exactly. मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। एक पिटीशन फाइल की गई थी ई टिकटिंग को लेकर, मिस्टर पंकज सिन्हा ने फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सब शुरू हुआ।
उसमें कोर्ट के क्लियर डायरेक्शंस थे कि आप एल्डरली को दे सकते हैं तो डिसेबल्ड को क्यों नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने कहा आप इसको दीजिए। रेलवे ने कोर्ट में आकर कहा कि हम इनके लिए ऐसे बहुत डिफिकल्ट है इनको कर पाना, क्योंकि इनका सभी का सर्टिफिकेट अलग अलग हॉस्पिटल से होता है, उनका कुछ पता नहीं होता, एक एक के पास 4-4 सर्टिफिकेट्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए। तो उसके बाद रेलवे ने कहा कोर्ट में आकर उसी केस के दौरान कि हम सबके लिए एक आई कार्ड बना देंगे। रेलवे अपनी तरफ से एक आई कार्ड बनाएगी और उसमें उनको एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा और उसके बाद वो उसको यूज कर सकेंगे। उससे ये चेक हो सकेगा कि उसका मिसयूज नहीं हो रहा है। रेलवे की अपनी बात ठीक थी, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन में काफी दिक्कतें थी। तो उन्होंने पायलट रूप में नॉर्दर्न रेलवे में उसको इम्प्लीमेंट किया है उस केस के बाद। इसमें देखिए 2 चीजें समझने की जरूरत है। एक ये कि यदि आप वो ये रेलवे अपनी तरफ से सुनिश्चित करना चाहती है कि इसका मिसयूज ना हो, तो वो बात उनकी जगह अपनी जगह एकदम करेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट अच्छा पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जिनके पास वो आईडी नंबर नहीं है तो भी यदि आपके पास कंसेशन सर्टिफिकेट है और आप नॉर्दर्न रेलवे से यात्रा कर रहे हैं तो भी आप उसका हमारा जो ये सिस्टम है इसको फायदा IRCTC से आप प्रॉपर्ली टिकट को बुक कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है इसलिए आपके लिए कोई अवरोध नहीं है, आप कर सकते हैं। नंबर है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना। रेलवे ने करीब 2013 में एक बुक कर सकते वो टिकट नहीं कर सकते। रेलवे ने अभी 2013 में एक यूनिफाइड एक कंसेशन फॉर्म का उन्होंने इसका सर्टिफिकेट निकाला है। उसमें उन्होंने सारे डिसेबिलिटी के लिए एक ही फॉर्म कर दिया। पहले अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग था। सो नाउ दे हैव कन्वर्टेड द एंटायर फॉर्म इनटू वन। अब इसमें दे आर इंसिस्टिंग ऑन द डॉक्टर्स नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका वो बाकी सब डिटेल्स। वो डिटेल्स यदि आपके एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट में क्लियर नहीं है तो बहुत ज्यादा आशंका होगी इस बात की कि आपको रेलवे का जो काउंटर क्लर्क है वो आपको कंसेशनल टिकट ना दे। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम सबको आ रही है और हमने अभी एक्सेस इंडिया पर भी इशू उठा था। तो हमने सबको कहा था कि यदि आपका ऐसा नहीं है तो आप प्लीज उसको आपको बनवाना ही पड़ेगा, ताकि उसमें कम से कम जो नया जो मिनिमम जो उसके लिए जो चीजें चाहिए, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब उसमें विजिबल होना चाहिए। तो ये आई कार्ड जो अभी किया गया है वो केवल as a project they have started on this in Northern Railway। ग्रेजुअली इसको सब जगह इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। अभी जो IRCTC में जो चेंजेस लाए हैं वो उन्होंने इसको भी उसमें इंक्लूड किया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट इस बार हमारा पहला अनुभव रहा भवानी जी के केस में। जब हम वहां पहुंचे कोर्ट के अंदर तो हमने देखा कि जो शुरू में जो लोग आए थे वो लोगों का जो एटीट्यूड था बड़ा नेगेटिव था। But then we gradually, engaged constructively with them, and then we came to a stage जहाँ पर उन्होंने इसको adversarial नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, we want to work for the community and हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो नई जनरेशन वेबसाइट है ये एक्सेसिबल हो। उनके साथ हमने एक एक मुद्दे पर कई हियरिंग हुई इसकी, और ऑफ द कोर्ट ऑल्सो, ऑन फोन ऑल्सो आई हैव बीन इन टच। मैं उनके क्रिस के ऑफिशियल्स के साथ टच में था। मैं IRCTC के जो IT हेड हैं उनके संपर्क में था और उन्होंने एक एक मुद्दे को उन्होंने सॉल्व किया है। और अभी मुझे बड़ी खुशी है कि जनवरी के महीने में इसको उन्होंने एक्सेसिबल जो उनका फॉर्मेट था उसको लॉन्च किया था और उसके बड़े अच्छे कुछ 1-2 इशू रह गए हैं। अभी परसों ही इसका निपटारा हुआ है। भवानी के साथ बात हुई थी उसमें, आई वेंट फॉर द हियरिंग। तो उसमें फाइनल उन्होंने ये भी कर दिया है कि इशू ये आता था उस वेबसाइट में उसमें एक्सेस करने में कि आपको अभी भी कई सारे OTPs, एटलीस्ट 3 OTPs द पर्सन हैड टू एक्सेस। 3 OTP क्रॉस करने पड़ते थे। एक तो रजिस्ट्रेशन के समय उसमें केवल OTP था। हमने कहा नहीं, आप इसको OTP साथ ईमेल का भी वो दे दीजिए एक ऑप्शन कि OTP ईमेल में भी चला जाए। बिकॉज एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक बार दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद 2 OTP आते हैं। वो OTP के लिए भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें यदि ऑल्टरनेट ईमेल वाला भी डाल सकें और OTPs को रिड्यूस कर सकें। तो मिनिमम 2 OTPs विल बी देयर। एक बैंक का OTP है और ये 2 OTP हैं। तो टोटल 3 OTP होंगे और वो ज्यादा अभी बहुत एक्सेसिबल हो गया है। तो दिस वाज अबाउट IRCTC आई कार्ड। इट्स ऑनगोइंग, इट्स और मुझे लगता है कि प्रोसेस काफी अच्छा है। उन्होंने इस आई कार्ड के समय में ऐसा नहीं किया है कि जिनके पास आई कार्ड नहीं उसको नहीं देंगे।
बाकी को भी देंगे, बट उनका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। सबका कंसेशन सर्टिफिकेट नए फॉर्मेट में होना चाहिए और एक कुछ निश्चित तिथि भी दी हुई है जब तक उनका ये चलता रहेगा, उसके बाद सबको कन्वर्ट होना पड़ेगा उसमें। दैट इज वन थिंग। अच्छा, दूसरा मुद्दा जो मैं बताना चाह रहा था ओवरऑल रेलवे की सेफ्टी के संबंध में, उसमें PILs का बड़ा महत्व मैं मानता हूँ और मुझे याद लगता है कि आपकी आवाज कुछ हो रही है थोड़ी सी जी। ओके, अच्छा मैं PILs का बड़ा महत्व मानता हूँ, लेकिन एक और जो मुश्किल ये आती है कि कहाँ पर PIL हो गई, उसमें क्या अपडेट किसी को पता नहीं चलता, यूजर तक या यूजर के आसपास जानने वाले जो आवाज नहीं आ रही साफ जी, इनकी आवाज ब्रेक हो रही है जी। सर अभी बोलिए जी। अभी आ रही है? हाँ जी। ओके, तो उसकी वजह से सब लोगों की सूचना मिले तो तो सब लोग वहां से आगे बढ़ सकते हैं। आई मीन वी कैन मूव फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। अब बहुत सारे PILs में ऐसे ऐसे डिसीजंस आते हैं और किस दिशा में वो जा रही हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक सीनियर सिटीजन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक लेटर भेजा कि डिसेबल्ड लोगों के लिए जैसे आपने अलग बोगी बनाया है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन के लिए भी एक अलग बोगी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है सबअर्बन ट्रेन्स में। तो जैसे महिला बोगी अलग है, डिसेबल्ड के लिए लॉन्ग उसमें बोगी है, हमारे लिए भी अलग बोगी कीजिए। और मुझे हंसी इस बात पर आई कि कोर्ट ने भी उस बात को मान लिया। तो कोर्ट के सामने भी जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की स्थिति नहीं बन पाती है, क्योंकि उनके सामने राइट पर्सपेक्टिव नहीं जाता है और ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं बहुत बार कोर्ट्स के द्वारा जो सबके लिए हितकारक नहीं होते। अब जैसे हमारा जो कहने का तात्पर्य वो है कि इंक्लूसिव होना चाहिए जी। एक ब्लाइंड व्यक्ति किसी भी कोच में सफर कर सकता है। एक समय आया था जब ये बोगी शुरू की गई थी तो सारे ब्लाइंड लोगों को भी जबरदस्ती उसी बोगी में भेज दिया जाता था। बहुत इश्यू आया, उन्होंने कहा नहीं, जैसे ये यदि एक्सेसिबल बनाई गई है तो इसको सभी यूज कर सकते हैं। और ये इसका विशेष उद्देश्य था कि जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं वो उसको यूज कर सकें, टॉयलेट यूज कर सकें। उनको काफी जगह चाहिए होती है व्हीलचेयर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए। ब्लाइंड व्यक्ति तो किसी भी कोच में जाके सफर कर सकता है, उसको आप क्यों फोर्स कर उसमें उसी कोच में जाने के लिए। तो इस तरह की इश्यूज काफी सारे आते हैं जब ऐसी पॉलिसीज बनती हैं जी। मैं बस करूं अभी या अपनी बात पूरी करूं? आई विल कम अगेन टू यू जी, के बाद प्लीज। अनिल सर ये जानना चाहूंगा। I just want to make a small thing, but can I just interrupt and say one thing just in response to what Subhash said? Please. No, I just सुभाष जी कह रहे थे नहीं, ये नया कार्ड बनाने की जो प्रोसेस चल रही थी, सुभाष जी आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले सरकार ने अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट एक तो डाटाबेस बनाने वाले सभी विकलांगों के जो इस देश में है नहीं अभी तक इतने सालों के बावजूद, प्रिपेयर ए डाटाबेस और उसके आधार पर यूनिवर्सली वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करेंगे, विच वी हैव बीन रेसिंग फॉर वेरी लॉन्ग। सरकार ने बात को मान के सरकार कई मिनिस्टर्स भी अनाउंस भी कर रहे हैं। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग सरकार एक कर रही, हालांकि उसमें प्रोविजन इस बजट में किया नहीं है, उसके बावजूद भी जो अगर ये वैलिड कार्ड अगर बनाएंगे तो सब सर्वमान्य होगा, सब जगह मान्यता मिलेगी, तो रेलवे के लिए अलग कार्ड के प्रोसेस की क्या जरूरत पड़ती है? आई कैन अंडरस्टैंड जी। इसके ऊपर बिल्कुल आपने पॉइंट आप रेस किया, बिल्कुल सही बात है, उसके पे भी आएंगे। अनिल सर, एक मुरली धन सर ने भी एक बात की, इसके ऊपर भी आप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि PWD एक्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्लियरली लिखा गया है कि ये ब्लाइंड फ्रेंडली या डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए, तो क्यों हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेंसिटाइज नहीं है? कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली? देखिए, इससे पहले कि मैं कहूँ, जो पहले एक मुद्दा आया था कि बेन साइनेजेस की बात थी और रेलवे कोचेस पे, रेलवे की सीट्स पे बेन सिंबल लगाने की बात थी। AIC भी इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। इन वे हमारी जो सेक्रेटरी है मिस मुथु सिंह चेन्नई में है, वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो उन लोगों ने हमें उनको कंसल्ट किया इस बारे में, उनकी कमेटी में रही है और हमारे इस बारे में कुछ मुद्दे रहे हैं। AIC भी एक ऐसी संस्था है जो ब्रेड को प्रमोट करती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है हमारी इसकी तरफ। पर किंतु मैं ये भी कहूंगा कि एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक दिखावा नहीं होना चाहिए, एक चिन्ह मात्र नहीं होना चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि अगर ब्रेन साइनेजेस होंगे सीट्स के ऊपर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जरूर एटलीस्ट मेन स्ट्रीम कम्युनिटी सेंसिटाइज होगी। exactly. उनको पता चलेगा भाई कि भाई ब्लाइंड भी कुछ होता है, ये साइनेज उसका मीनिंग है। exactly. वहां तक इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है सेंसिटाइजेशन के लिए, कि लोगों को पता चले कि एटलीस्ट ये भी
एक कम्युनिटी है और इनकी साइनेज की आवश्यकता है। टू दैट एक्सटेंट वी एडमायर दिस। बट क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, क्योंकि ब्रेन साइनेज की बात है तो मैं दृष्टिबाधित व्यक्ति की बात करूंगा, क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति इन संकेतों के द्वारा, इन जो नेबल्स के द्वारा अपनी सीट तक पहुंच पाएगा? मुरलीधरन जी ने कहा कि वो कोच तक कैसे पहुंचेगा, वो समस्या तो है ही, पर मान भी नहीं कि कोच पर पहुंच गया और ऊपर चढ़ गया, उसके बाद क्या ये जो नेबन है, ब्रेन नेबन, उसको ये मदद करेगा कि अपनी सीट तक पहुंच जाए? क्योंकि एक बात उसमें ये कही गई है कि ये वही होगा जहां का कि प्रिंट लिखा हुआ है सीट नंबर, जो कि सेंटर में। अब अगर कोच की स्थिति जाने तो अंदर बहुत भीड़ होती है, कुनी होता है, सामान होता है, और अक्सर स्टेशन हम सिर्फ मेट्रोस की बात सोचते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की, पर एक आम व्यक्ति जो गांवों में रहता है, जहां गाड़ी 1 मिनट रुकती है, 2 मिनट रुकती है, क्या ये चिन्ह हमारे को मदद करेंगे अपनी जगह ढूंढने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये कोई मौका ही नहीं है, अवसर नहीं है ऐसा, क्योंकि आप हर एक सीट को टटोल नहीं सकते, और सीट टटोलते टटोलते अगर आपका हाथ कहीं ऐसी जगह रख गया जहां नहीं जाना चाहिए तो और भी अच्छी बात नहीं होगी फिर वो। तो इसलिए ये एक चिन्ह मात्र ठीक है, सेंसिटाइजेशन के लिए ठीक है, पर क्या ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा दृष्टिबाधित व्यक्तियों की? ये ब्रेन साइनेजेस जो है, ब्रेन नेबल्स हैं सीट्स के ऊपर, बिल्कुल नहीं। एंड आई थिंक इसके लिए या तो असिस्टेंस होनी चाहिए कोचेस के अंदर, जहां जिन कोचेस में गार्ड्स असाइंड हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी कोचेस है, स्टीपर क्लास, 3 टायर, उनको निर्देश होने चाहिए कि वह विकलांग व्यक्तियों की मदद करें उनकी सीट तक जाने के लिए। या कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके द्वारा वो सिस्टम क्या हो सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। कई ऑप्शंस हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा अभी। जहां तक मेट्रो का एग्जांपल ले सकते हैं, वो मेट्रो का एग्जांपल मेट्रो में ये है कि मेट्रो एक बहुत छोटी गाड़ी होती है, जी, तो वहां मैनेज करना अपेक्षाकृत आसान है, पर साथ में बात ये भी है कि अगर सिस्टम्स मेट्रो में डेवलप किए जा सकते हैं तो वो कहीं भी किए जा सकते हैं। सॉरी, मैं आपने फिर उसी मुद्दे पे आऊंगा। एटीट्यूड, दृष्टिकोण की बात है। अगर आप करना चाहें, आपने पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात की, उसमें बड़े क्लियर डायरेक्शंस हैं ट्रांसपोर्टेशन में एक्सेसिबिलिटी, रोड्स पे एक्सेसिबिलिटी के, और यही 2 जगह हैं जहां सबसे कम एक्सेसिबिलिटी है आज, और ये तब कि जब पीडब्ल्यूडी एक्ट को पास हुए करीब 19 साल होने वाले हो गए हैं। तो उस सबसे कम एक्सेसिबिलिटी, आपको वेबसाइट्स फिर भी कुछ ना कुछ एक्सेसिबल मिल जाएंगी, प्रिंट एक्सेसिबिलिटी पे बहुत काम हो रहा है, पर रोड्स पे जितनी समस्याएं हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितनी समस्या है, स्पेशली ट्रेन्स में, एक्सक्यूज मी, उतने वो, और ये फिर से निराशाजनक तरीके से दर्शाता है सरकार की उस सक्रियता का, उस मंशा को जो इस एक्ट पास करने के पीछे होनी चाहिए थी। अब वो थी या नहीं हम नहीं कह सकते, पर अगर होती तो ये सब समस्याएं जिनके बारे में आज 19 साल बाद बात कर रहे हैं, जो फंडामेंटल है, मूल समस्याएं हैं, जिनके बारे में एक्ट में बहुत स्पष्ट प्रावधान है, अगर वो प्रावधान 19 साल में सरकार लागू नहीं कर सकी तो कहीं ना कहीं फिर मंशा की तो कमी है ही, कथनी करनी में फर्क है, पर कहीं ना कहीं एक उपेक्षा भी है कि भाई ये तो हम ना भी करें तो चलता है, इट्स ओके, यू नो, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। और वो उपेक्षा जो है उसके विरुद्ध हमें आज संघर्ष करना होगा। आप जैसा प्रोग्राम तो काम आएगा ही, और भी कई तरीके उठानी होगी, क्योंकि ये स्थिति अब सह नहीं की जा सकती बड़े लंबे समय तक। आपके सब्जेक्ट का एक और सवाल है, तो आपको ये सवाल देता हूँ कि जो आरपीडी बिल अभी प्रपोज किया, उसमें कोई प्रावधान है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एक्सेसिबिलिटी को लेके? देखिए, आरपीडी बिल क्योंकि अभी सब जुडिस है, और सब जुडिस नहीं है, सॉरी, स्टैंडिंग कमेटी के पास है, स्टैंडिंग कमेटी के पास है, कमेटी सुन रही है, हमें नहीं पता कि किस रूप में आएगा। इसके कई ड्राफ्ट आ चुके हैं और इसमें कई अमेंडमेंट सजेस्ट किए जा चुके हैं। हम तो वही कहेंगे कि जो हमारे सेक्टर के अमेंडमेंट है वो माने जाएं। अगर वो माने जाएंगे तो डेफिनेटली प्रावधान तो है उसमें, पर जिस फॉर्म में ये बिल है आज की तारीख में, हम उससे सहमत नहीं है। पर प्रश्न ये नहीं है कि प्रावधान है या नहीं है, प्रश्न ये है क्या प्रावधानों को लागू कराने के कोई तरीके हैं। जब तक आप डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन को एक प्यूनिटिव ऑफेंस नहीं डिक्लेयर करेंगे, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं किया, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अब कर दिया है कि अगर आप रिजर्वेशन नहीं फॉलो करेगी कोई संस्था, तो उस संस्था का जो नोडल ऑफिसर होगा, जिसकी जिम्मेवारी मानी गई है कि ये वो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करवाएगा, उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी और उसके अगेंस्ट विभागीय कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बड़ी बात कही है ये, कि एक व्यक्ति पे पूरी जिम्मेवारी डाल दी
कि भाई नहीं हुआ तो तुम्हारे को पकड़ेंगे हम। तो जब तक इस तरह की जवाबदेही नहीं होगी, एक्टिविटी नहीं होगी बाकी चीजों में, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी में, तब तक कुछ नहीं होने का। बिकॉज प्रावधान होना ही काफी नहीं है, उसको लागू कौन करवाएगा? और हर बात के लिए तो कोर्ट जा नहीं सकते। सुभाष जी शायद इस बात मानेंगे कि कोर्ट जितना सेंसिटाइज थी पीआईएल के प्रति कुछ साल पहले, आज इतना नहीं है। कई बार अच्छी अच्छी पीआईएल भी डिसमिस हो रही है, बिकॉज कोर्ट्स की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। और इसलिए अल्टीमेटली देयर हैज टू बी मैंडेटरी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, mandatory not just in terms of intention but also in terms of implementation। तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। Absolutely, you are right। भवानी जी, अगर फीमेल्स की भी काफी मुझे कॉल आई थी आज, जैसे मैंने ये डाला था, तो फीमेल्स की अगर प्रोटेक्शन, जैसे सुभाष सर ने भी पॉइंट उठाया, मुरली सर ने भी उठाया और अनिल सर ने भी, तो फीमेल्स के प्रोस्पेक्टिव से देखे, मुझे एक तो बहुत कॉल्स ये आए थे कि आजकल जो डिसेबल कोच में प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी अलाउड कर दिया गया है, तो वहाँ और प्रॉब्लम्स है कि हमें तो लिमिटेड सीट्स होती हैं, मिलती नहीं है। तो क्या आपको आइडिया है कोई जो ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म कोई है, कहीं कंप्लेन कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन कितना बड़ा इशू है? देखिए, मेरा तो अनुभव ये है कि जब जब भी मुझे विकलांग डब्बा भरा हुआ मिला, मैंने खाली करवाया है उसको। जी जी, थोड़ा बता दे कैसे, बाकी भी करा सकेगा जी। और मेरा खाली करवाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं तो वहां, और यहाँ तक कि तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि फीमेल पैसेंजर्स ही थी पूरी की पूरी, तब भी मैंने उसको खाली करवाया है। तो वो तब मैंने खाली करवाया जब मैं जब बैठा, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं बहुत शॉर्ट जर्नी कर रहा था बिलासपुर से दुर्ग का रहने वाला हूं मैं, छत्तीसगढ़ का, तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। तो बिलासपुर में काफी सारी लेडीज वहां बैठी हुई थी, तो मैंने कहा भाई ये मुझे आप जगह दे दो। तो बोले नहीं हम लोग लेडीज हैं, हम कैसे जगह देंगे आपको। मैंने कहा भाई ये मेरा डब्बा है और आप लोग मुझे बैठने नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा। तो उसमें से 2-3 महिलाओं ने कहा कि अरे ऐसे तो आजकल बहुत विकलांग लोग बैठते, विकलांग बन जाते हैं, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है आप जगह मत दो, फिर मैं खाली करवाता हूँ डब्बा। कैसे खाली करवाओगे? तो मैंने एक नंबर था 82-121 तो इसमें मैंने एक मैसेज किया कि मतलब ये ट्रेन नंबर है और इसमें मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, हैंडीकैप कोच है। उसमें आपको ये बताना होता है कि वो जो ट्रेन नंबर, मैं आपको नंबर भी बता दूंगा, मेरे में कांटेक्ट में है। तो उसमें आपको एक मैसेज करना होता है कि विकलांग जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है, तो मैंने मैसेज कर दिया कि ट्रेन नंबर और नेक्स्ट स्टॉपेज ये है, और जो विकलांग डब्बा है वो इंजन के साइड में है या गार्ड के साइड में। तो मेरा इंजन के साइड में था उस समय, तो मैंने इंजन के साइड में लिखा। तो अगले स्टॉपेज में वो उसमें मैंने लिखा भी था कि कंपार्टमेंट में काफी लेडीज हैं और मुझे बैठने की जगह नहीं मिल पा रही, मैं खड़ा हूँ। तो वो लेडीज, जीआरपी वाले और आरपीएफ वाले लेडीज स्टाफ अपना पुलिस फोर्स लेके वहां पहुंचे, तो उनको खाली करवाया। तो विकलांग डब्बा खाली कराने के मामले में तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि कोई लंबी दूरी की ट्रेन थी, तो उन्होंने वहां के जो अटेंडेंट है जो स्लीपर क्लास का, उन्होंने विकलांग डब्बे में ही लोगों को रिजर्वेशन दे दिया था। तो मैंने और हमारे यहाँ एक ब्रांच है एनएफबी की, उनके जनरल सेक्रेटरी ट्रेवल कर रहे थे, तो हम लोगों ने आधे घंटे तक चेन पुलिंग करके उसको डिटेन कर रखा था ट्रेन को, कि जब तक ये डिब्बा खाली नहीं होगा हम ट्रेन आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उसमें पुलिस फोर्स के लोग भी आ गए, काफी लोग आ गए। हमने कहा भाई इसमें रिजर्वेशन कैसे दे रखा है तुमने? तो वो तो रिकॉर्ड में आ जाएगा ना अगर वो सब उसको ले लेंगे तो काफी लोग आए, बोले नहीं सर वो रहने दो, अब ये रिजर्वेशन इनको हम हटा देते हैं और ऐसा वैसा, कि आप ट्रेन चलने दो करके। फिर हमको जगह दी उन्होंने, फिर ट्रेन चली। तो कम से कम 20 से 25 मिनट हम लोगों ने ट्रेन को स्टेशन पे खड़ा करके रखा। तो थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ती है। देखिए हम जिस देश में रह रहे हैं वहां एक तो डेंस पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि आप कहाँ कहाँ लोगों को भगाते रहेंगे। अब मान लीजिए इस स्टेशन पे विकलांग डब्बा खाली करवा लिया आपने, अगले में फिर लोग चढ़ जाएंगे, फिर आप उनको खाली करवाओ, फिर वो चढ़ेंगे। तो एक तो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या जो जनसंख्या भी है, तो जिस अनुपात में जनसंख्या है उसी अनुपात में विकलांगता भी बढ़ी है। तो एक जनसंख्या बहुत बड़ा। और मान लीजिए कोई सीजन के समय अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं, मान लीजिए आप शिवरात्रि के समय बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं एक्चुअली जी, तो प्रॉब्लम तो वो तो फिर लेकिन लड़ सकते हैं। एक एसएमएस आपने बताया, आप हमें नंबर बताएं ताकि वो नंबर मैं आपको से भी किसी को है जी, तो 2 मिनट बाद मैं आपको वो नंबर अभी बता देता हूँ जी। बिल्कुल, लिसनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्या सारे देश में काम करता है भवानी जी नंबर?
हाँ, वो नंबर मतलब क्या है, जैसे आप SMS कर देंगे। क्या ये सारे देश में काम करेगा, ये कुछ खास क्षेत्रों का है? नहीं, वो जैसे मान लीजिए अगर वो उस पर्टिकुलर, मान लीजिए जैसे आप साउथ ईस्ट, हमारा तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है ना, अगर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से रिलेटेड वो लोग उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, पर्टिकुलर रेलवे को फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। अच्छा, पूरे इंडिया में वर्क करता है, पूरे इंडिया में काम करेगा। वहां से वो कंफर्मेशन आती है उनके नंबर से। जैसे मान लीजिए आपने मेन नंबर पे कॉल किया, SMS किया, तो फिर वो दूसरे नंबर पे उसको भेजते हैं। फिर जो उसका ऑफिसर होता है, कंसर्न ऑफिसर, उसके यहाँ से एक मैसेज आता है कि आपका हमको रिसीव हो गया, हम उसको अटेंड करते हैं। जी, ओके। तो ये तो कई बार मैंने कुछ इसमें पानी वानी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुरलीधरन सर, आपसे जानना चाहूंगा, नाउ माय क्वेश्चन इज अगेन अबाउट फीमेल प्रोटेक्शन फर्स्ट, कि जो फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स है और जो आप रेस कर रहे हैं, और मेरा जो अगला कि गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटाइज, क्योंकि अब तो काफी इतना अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, और साथ ही साथ आप सभी से मेरा ये क्वेश्चन तो रहेगा ही इस बार, क्या एडवोकेसी के साथ साथ मूवमेंट्स भी जरूरी है? जी, मूवमेंट्स बिल्कुल जरूरी है। मूवमेंट्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे अभी भवानी साहब कह रहे थे, ही इज फाइटिंग एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो, एट द फाइट एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। मोबिलाइज लोगों को लामबंद जब तक नहीं करेंगे इन सब सवालों के ऊपर, जो है ना अवेयरनेस रेस होगी, ना सरकार को हम कंपल करेंगे इस चीज को। जैसे जब भी कोई हादसा होता है, हम देखते हैं कि सरकार रिएक्ट करती है, लोग भी रिएक्ट करते हैं, लोग भी आते भी हैं। जब तक मीडिया में इसका प्रोडक्शन होता है तो लोग आते हैं। अदरवाइज पीपल इस चीजों के बारे में जो है इसको ज्यादा ये ध्यान नहीं देते। बट उस समय जो है, जैसे आपने देखा होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेलवेज अलोन, उसके बाहर भी आप देखिए, जब दिल्ली गैंगरेप जब हुआ था, मीडिया में इतना हाइप, इतना बड़ा कवरेज दिया था, तो लोग, गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू अपॉइंटेड वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस आए, उसके ऊपर सरकार ने फिर उसको कानून में बदलाव किया। बट देखना यह है कि कानून में बदलाव लाने के बावजूद भी जो है इंसिडेंट्स ऑफ रेप आर हैपनिंग, बहुत और दे आर हैपनिंग मच मोर क्रूरल, बहुत क्या रहे, और भी बेरहमी से। रोहतक की घटना है जो एक मेंटली इल महिला के साथ जो हुआ पिछले कुछ दिनों पहले, इतनी भयानक तरीके से उस महिला के साथ ये किया गया, टॉर्चर करके उसको मार दिया गया। उसके शरीर के अंदर से क्या क्या मिले, पत्थर मिले, कोई एस्बेस्टॉस का शीट मिला, कॉन्डोम मिला, क्या क्या नहीं मिला। सो दिस सेफ्टी का जहां तक सवाल है, वुमेन सिक्योरिटी इज बिग इशू फॉर एवरीवन। क्या क्या प्रोटेक्शन किस किस रूप में दिया जा सकता है, उसको कहना भी मुश्किल है। कहाँ का पुलिस का फोर्स कहाँ बिठाओगे इन चीजों के लिए? पुलिस बाय इटसेल्फ कांट डू इट। पीपल हैव आल्सो टू मोबिलाइज, पीपल हैव आल्सो टू मेड अवेयर अगेंस्ट दिस थिंग। अंडर द पैट्रियार्कल माइंडसेट चेंज, कि एक महिला जो है पुरुष के लिए उपयोग करने का एक साधन है, पुरुष उस किस्म का, और एक दबाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए महिला है, इस किस्म माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा, इस किस्म के क्या करें, इंसिडेंट्स होते रहेंगे। सो वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दैट माइंडसेट, पैट्रियार्कल माइंडसेट, फ्यूडल माइंडसेट जो है कि भाई पुरुष, बेटी या महिला जो है पुरुष से नीचे के स्तर पे का सिटीजन है, दैट माइंडसेट इज आल्सो टू फॉट अलोंग विद दिस। जी, और वो अपना जो आईडी कार्ड वाली बात बता रहे थे फिर सुभाष सर के, उसके ऊपर मैं विचार लूंगा। आप वो बात रख रहे थे, आप प्लीज अपनी बात रखें। यूनिवर्सल जो आईडी कार्ड की आप आईडी कार्ड तो जी, हाँ, मैंने ये कह रहा कि हमने कई सालों से हम रेस कर रहे थे सरकार के सामने कि भाई यूनिवर्सली वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो, क्योंकि डिसेबल जो है एक तो एक सर्टिफिकेट बनाता है, एक सर्टिफिकेट एक स्टेट में ही चलता है, उसका जो है वैलिडिटी इज नॉट वैलिड अक्रॉस द स्टेट, दूसरे स्टेट में काम नहीं आता है। अब उसी एक ही स्टेट में, दिल्ली में एक सर्टिफिकेट बनाओ तो रेलवे में ट्रैवल करना तो रेलवे में अलग मुझे सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कई अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं। यूपीएससी दूसरे इसको मान्य नहीं रखती है। सो देयर इज अ मल्टीपल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट दैट ए डिसेबल्ड पर्सन हैज टू कैरी। ये हमने सरकार के सामने रखा। मुकुल वासनिक जी थे तब मंत्री थे, कुमार सैलजा जी मंत्री थे, इन सबके सामने रखा। बाद में जाके सरकार ने उसको कहा कि भाई दिस पॉइंट इज वैलिड, और एक कार्ड ऐसा बनना चाहिए जो सारे डिपार्टमेंट में चले, सारे राज्यों में चले, सब जगह चले। मनमोहन सिंह के सामने 2010 में हमने एक रैली की थी दिल्ली में, और मनमोहन सिंह के सामने हम एक
क्या डेलीगेशन ले गए थे, ज्ञापन रखा था, मेमोरेंडम दिया था, तब उन्होंने कहा कि वी मेक इट अ कंपोनेंट ऑफ आधार। तब आधार शुरू नहीं हुआ था दरअसल, मगर आधार का कंपोनेंट बना नहीं वो, फॉर वॉट एवर रीजन। और उसके बाद फिर हमने प्रेस किया कि भाई यू शुड दिस, वी आर नॉट ड्रॉपिंग दिस डिमांड, इसको आपको ले जाना। अभी सरकार ने मान्या, और पिछले 5-6 महीने से हम सुन रहे हैं कि सरकार जो है आईडी कार्ड देगी, सबको देगी, सब मार्च 2000 से शुरू करेगी, ये भी 2015 से शुरू करेगी, ये भी उन्होंने अनाउंस किया। बट दे हैव नॉट पुट एनी वो जो मैकेनिज्म चाहिए उसको करने के लिए, ना फाइनेंशियल इंफ्लेशन बहुत बड़ा है इसका, उसके लिए प्रावधानों से बजट में भी नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द बजट पेपर्स इज दिस। अब एक डाटाबेस बनेगा, उसके आधार पर कार्ड इश्यू होगा, तो दिस कार्ड कैन बी यूटिलाइज एवरीवेयर एंड वी शुड नॉट हैव ए सेपरेट कार्ड फॉर रेलवेज। आई एम अगेंस्ट दैट। एक कार्ड से काफी है, दूसरे कार्ड की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली तो इनसे पूछते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस में, क्योंकि मेरे पास समय भी कम है, 3 पैनलिस्ट की मेरे को बातें अभी विचार लेने हैं उनके, एक सेंटेंस में आपको पूछूं कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटाइज्ड, तो आपका आंसर क्या होगा? ये सवाल मेरे से है जी, एक सेंटेंस में जी। व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटाइज्ड? See, what I am saying is towards disabled is because you see, as a society we are not sensitized. Why blame the government alone? As a society we are not sensitized towards the issues and concerns of the disabled. This mindset needs to be changed. वो mindset तभी change होगा जब when there is a strong disability movement in the country. मेरा यह मानना है कि एक strong disability movement इस country में अभी भी lacking है। There are organizations. Blinds organization बहुत पुराना है। There are organizations with deaf cross disability, एक organization अभी एक इस देश, I'm saying there are Anuja Saab, I know that there are issues specific to the blind which cannot be understood by other people. There are issues specific to the deaf that cannot be understood by other. No. I'm not saying these can't be understood. I'm saying these can't be adequately perhaps emphasized. These get lost. Yes, जी, आप चाहें तो नंबर बता दूं ये जो जी। तो I'm saying understanding in the sense that cannot be deeply appreciated and put across and advocated. To the extent in required, that sense. yes. Yeah. So we need to build a strong disability movement. उसके सिवाय तो सरकार और सोसाइटी में अवेयरनेस रेज करना, सेंसिटाइज करना मुमकिन नहीं होगा। Very true, but you see, a strong disability movement is possible while also addressing our individual concerns. There's no contradiction between the two, Mr. Modi, in our view. In fact, it's two strong disability-specific organizations. When these come together on specific causes or general causes, can really put up a much stronger front than one cross-disability organization. Because this is then a combination of so many strong organizations. So each member organization carries a strength within it. Exactly. तो आगे बढ़ते हैं, मेरे पास समय भी कम है, मैं माजरत चाहता हूं सभी से। सुभाष सर, आपसे जानना चाहूंगा आपके विचार इसके ऊपर प्रॉपर क्विकली। यस देखिए, मैं इंटरनेशनली व्हेनेवर अ डिसेबल्ड पर्सन गोज टू स्टेशन, रिजर्वेशन चार्ट में उसका नाम और डिसेबिलिटी का थोड़ा इंगित रहता है। जैसे हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो पहले से एडवांस इन्फॉर्मेशन रहती है, तो एडवांस इन्फॉर्मेशन यदि रिजर्वेशन पे एक डिसेबल्ड व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है तो वो असिस्टेंस वहां से मिल सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल वाशिंगटन मेट्रो का देता हूँ। वहां पर जैसे मेट्रो स्टेशन पे घुसते हैं, आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, तो वहां पर एक पोल लगा हुआ है। उस पोल पर ब्रेल में सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें आप मदद के लिए बुला सकते हैं। जैसे आप पहुंचे, केवल पोल पर आप बटन दबाइए, आपको स्टाफ आ जाएगा, आपको कोच में बिठा देगा, और जब उतरने का टाइम होगा तो मतलब इन्फॉर्मेशन एडवांस रहती है। तो रिजर्वेशन चार्ट में यदि आप जा रहे हैं तो आप रेलवे आपको वो सुविधा उपलब्ध करा सकती है। नंबर 2, सेफ्टी की जो वो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनली देखें तो उन्होंने प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में वो लगा रखे, वॉल्स लगा रखे हैं शीशे वाले, वो पारदर्शी देख सकते हैं। वो खुलेगी तभी जब ट्रेन आएगी, तो किसी के प्लेटफॉर्म पे गिरने की संभावना खत्म हो जाती है। हम दिल्ली मेट्रो में इसकी बात चल रही है, वो लगा भी रहे हैं, कुछ स्टेशनों पे लगाई है, रेलवे स्टेशनों पे भी किया जा सकता है। एक लेवल प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, जो भी बॉम्बे में हाईकोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है पूरे देश में भी किया जा सकता है। उसकी एक मुहिम हमें चलानी चाहिए।
tactile blocks are really required for blind people, ताकि वो इंडिपेंडेंट हम वो पहुंच सकें। मैनेजर साहब ने कहा कि हाँ ब्रेल को ढूंढेंगे कहाँ वो मुश्किल है, बट मेरा मानना ये है कि यदि असिस्टेंस मिल जाती है और व्यक्ति डब्बे तक पहुंच जाता है, तो डब्बे में आने के बाद व्यक्ति को टॉयलेट भी यूज करना है, इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो अपनी सीट ढूंढ सकता है। ब्रेल के साथ साथ मेरा मानना यह है कि उसमें आप यदि पेक्टोग्राम भी देते हैं तो एक यूनिवर्सल साइनर हो जाता है, जिसको ब्रेल नहीं आती वो भी उसको पहचान सकता है। यूनिवर्सल आईडी पे मेरा ब्रीफली कहना है कि यूनिवर्सल आईडी इज मस्ट। जब तक वो नहीं है तब तक रेलवे ने ये अपना आईडी निकाला है। उसके बाद इसको भी उसमें इंटीग्रेट बहुत आसानी से हो सकता है, आधार के उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। हमारे मिनिस्टर ने मैपिंग के ऊपर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये 2.26 जो है वो डिसेबिलिटी का करेक्ट फिगर नहीं है। संस्था हम डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये फिगर करेक्ट नहीं है, तो उन्होंने थावर चंद गहलोत साहब ने कहा कि हम डाटाबेस बनाएंगे। हम वो प्रक्रिया मुझे पता नहीं शुरू हुई है कि नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस सर्वे पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि हम इस पूरे को डेटाबेस बनाकर हम सबको आई कार्ड देंगे। बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन सरकार को इसमें मूव करना पड़ेगा। वो नहीं मूव करती है तो हम पूरे सेक्टर को इसको पुश करना पड़ेगा। समन्वय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि सब कोई अपनी अपनी डिसेबिलिटी की बात करता है तो जो कॉमन मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं। मुझे लगता है हम सबको मिलकर एक थोड़ा सा समन्वय डिसेबिलिटी सेक्टर में थोड़ा सा लाना पड़ेगा, तो हम बहुत एंड्स अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रोटोकॉल्स इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू दैट वी शुड थिंक ऑफ, कि हमें प्रोटोकॉल्स डेवलप करने के। लॉ के अंदर आप सब कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन लॉ में मैंडेट हो जाए तो हर विदेशों में हर चीज के लिए एक प्रोटोकॉल है। एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो क्या प्रोटोकॉल होगा। डीजीसीए ने अपना एक डीजीसीए का सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट बनाया है फॉर कैरेज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बाय एयर, क्यों नहीं रेलवे बना सकती है। इस तरह की चीजें हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। दैट्स माय फाइनल कमेंट। जी फाइनल कमेंट। लेकिन मुझे एक स्पेशली गुजरात से कॉल आया था आपसे प्रश्न पूछने के लिए, तो मैं एक लाइन में आपका आंसर चाहूंगा। वो कह रहे थे कि आरपी वालों की एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी आंखें ठीक होती है तो टीटी अक्सर उनसे लड़ाई करता है कि आपका मेडिकल बना किसने दिया, तो मुझे अक्सर उससे लड़ना पड़ता है। गुजरात से राशि शेख साहब का फोन आया था, तो इसके ऊपर कुछ कहेंगे, कुछ करने की जरूरत है? देखिए भैया, ये मैं तो घूम फिर के मैं अवेयरनेस रेजिंग पर आ जाऊंगा, क्योंकि लोगों को अक्सर अवेयरनेस नहीं होती है। यदि आप रेलवे का एक आई कार्ड लेके चल रहे हैं तो किसी को ये वो नहीं है कि आप उसकी डिसेबिलिटी पर क्वेश्चन उठाएं। विदेशों में देखेंगे तो आप डिसेबिलिटी पूछते भी नहीं है, आपका केवल डॉक्यूमेंट देखा और आपको सुविधाएं दे दी है। आपको कोई प्रूव करने को नहीं कहता, अपना टांग उठा के दिखाओ आप डिसेबल्ड, आपकी टांग कटी हुई है, आप अपनी आंख खोल के चश्मा हटा के दिखाओ कि आप अंधे हो कि नहीं। ये कहीं नहीं होता। ये बहुत कल्चर स्पेसिफिक है। हमको डिसेबिलिटी सेंसिटिविटी सोसाइटी में अवेयरनेस के माध्यम से बढ़ानी पड़ेगी। यूएन कन्वेंशन का एक बहुत बड़ा अवेयरनेस रेजिंग आर्टिकल है इसके ऊपर, लेकिन हमारी सोसाइटी में इस पर बहुत कम काम हुआ है। रेलवे मिनिस्टर आज यदि डिसेबिलिटी के ऊपर यदि रेलवे मिनिस्टर आज कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पर अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, और बहुत बड़ी कमी है। और वो उनको लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में डिसेबिलिटी कोई बहुत मेजर एजेंडा नहीं है, क्योंकि हम लोग वोट बैंक नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होते, हम लोग कलेक्टिव नहीं है। ये समन्वय की जरूरत है, तो हम लोग भी विजिबल होंगे। जी थैंक यू। अनिल सर, आपके क्लोजिंग कमेंट। जी जैसे आपने एक प्रश्न उठाया था कि क्या एडवोकेसी के साथ मूवमेंट भी जरूरी है। वो रह गया बीच में कहीं, तो इसलिए मैं उसको उठाना चाह रहा था। जी। मेरे विचार में इन दोनों में कोई विरोधाभास है ही नहीं। मूवमेंट भी एडवोकेसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, और एडवोकेसी के कई डायमेंशंस में से एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। एडवोकेसी इटसेल्फ, अगर आप पीआईएल्स कर रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं, वो भी एक तरह की मूवमेंट है। पर सबसे बड़ी समस्या जो है, समन्वय की बात सुभाष जी ने कही, बिल्कुल सही कहा कि समन्वय होना चाहिए, पर समन्वय तभी सार्थक हो सकता है जब हम आप अपने आप में मजबूत हों। क्योंकि जब अक्सर देखा गया है कि जब कुछ कमजोर संस्थाएं साथ आती हैं और समन्वय होता है, तो कोई बड़ी संस्था अपनी लीड लेके अपना एजेंडा पार कर जाती है, पर उन जो एक कॉमन कॉज है वो रह जाता है। ऐसे भी दृष्टांत सामने आए हैं, ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं कि समन्वय हुआ, पर देन वन और टू ऑर्गेनाइजेशंस टेक द लीड एंड वो एजेंडे क्लियर हो जाते हैं, एंड जो कॉज है, जो मूवमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए वी वुड स्टिल बिलीव दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस, टू बी स्ट्रांग
And then, of course, platforms such as these, platforms such as confederations or national platform or any other communication, information sharing has to be there. But apart from that, सबसे बड़ी समस्या है साइलेंस की. हम चुप रह जाते हैं. हमारा जो स्टेक होल्डर है उसके पास कोई जगह नहीं है. हम प्रोग्राम करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, जवाब दिए जाते हैं. अगर 3 दिन बाद किसी एक व्यक्ति को समस्या आई तो वो कहाँ जाए? इमीडिएट रेमेडी क्या है उसके पास? किस संस्था के पास जाए? किस नंबर को डायल करें? शायद कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है और एआईसी भी इसकी तरफ बहुत जल्दी ही कुछ काम करे कुछ इसके परिणाम सामने आएंगे. हम इस प्रोसेस में है कि एक ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी हमें एक्सेस कर सके इमीडिएटली. और उसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी परिणाम आपके सामने आएंगे. इट इज रियली रिक्वायर्ड. जी भवानी सर, आपके क्लोजिंग कमेंट और वो नंबर भी बता दीजिए प्लीज जल्दी से. जी पहले तो मैं नंबर बता दूं 81212 जी. नंबर 10 अंकों का नंबर है जी. 81212. इस पे आप कॉल नहीं कर सकते, केवल मैसेज कर सकते हैं. जी. मैसेज का फॉर्मेट है कोई? जी नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है. सिंपल आप अपनी समस्या लिख दीजिए, ट्रेन नंबर लिख दीजिए और क्या समस्या है. और जो ट्रेन नंबर में भी आपको ये लिखना होगा कि क्योंकि एक ही ट्रेन कई बार उसके 5-5 सेट चलते हैं ना, तो उस ट्रेन आप जिस ट्रेन से आप चले हैं तो अगला स्टेशन कौन सा है, तो उनको ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि वो ट्रेन कहाँ से चली है और कब पहुंचने वाली, अगला स्टेशन क्या होगा. तो अगर आपके कोच में पानी नहीं है तो वो इस तरह की कोई भी दिक्कत हो, आप उसमें 81212 इसमें आप मैसेज कर सकते हैं. मैंने तो एक दे दीजिए जी, मेरे पास समय बहुत कम है अभी जी. और जहां तक यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड, देखिए हम जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं. जो हमारे पास अभी वर्तमान में जो चीजें हैं उस पर हमको ध्यान केंद्रित करना ज्यादा जरूरी है. क्योंकि जो होगा वो होगा, कब बनेगा यूआईडी, जब बनेगा तब बनेगा. लेकिन फिलहाल जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिलहाल हमारे पास रेलवे कंसेशन फॉर्म है, उस पर हमको बात करनी चाहिए. कम से कम उस फॉर्म पे तो टिकट मिल जाए. जब आईआरसीटीसी देगा, नॉर्दर्न रेलवे में ई टिकटिंग होगी कि नहीं होगी, कब होगी, वो जो होगा वो भविष्य की बात है. लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास है, एक आदमी, एक ब्लाइंड आदमी रेलवे कंसेशन फॉर्म, एक हैंडीकैप आदमी कंसेशन फॉर्म लेकर के जाता है, तो कम से कम अथॉरिटीज को ये अवेयरनेस होनी चाहिए वहां पर रेलवे कर्मचारियों को कि ये इस तरह का सर्टिफिकेट होता है. और आपको कई बार तो वो मदद करना भी चाहते हैं लेकिन उनको कोड ही नहीं पता होता कि कौन सा कोड डालना है कंप्यूटर पे. है ना. तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो नए बच्चे जब जिन लोगों ने ज्वाइन किया रेलवे, उनको मैंने कोड बताया कि अब ये कोड डालो, कि ब्लाइंड के लिए ब्लाइंड डालो, एस्कॉर्ट के लिए ब्लेस्ड डालो. तो बोला, अरे सर ये तो हमको पता ही नहीं था, आपने अच्छा बता दिया. और जो 2AC का उसका है ब्लाइंड यू, एस्कॉर्ट यू, एंड में तो, है. नहीं वो यू नहीं डालेगा तो आपको सेकंड एसी फर्स्ट एसी नहीं मिलेगा. सेकंड एसी फर्स्ट एसी देगा. तो लेकिन ये कोड ही जो अभी जो नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होता ना जी. तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास है कम से कम उसका ही इस्तेमाल सही में हो जाए. जी बिल्कुल भवानी सर, आपका पॉइंट ले लिए कि पहले हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कई लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारी ट्रेन का नंबर क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक. तो हमें पहले जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, उसके बेस पे हमें बढ़ना चाहिए. और मैं 2 इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं. एक तो टाइम्स नाउ की भी एक नई मुहिम शुरू हुई है डिसेबल लोगों, वीआईपी कल्चर के खिलाफ. अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो एक ये मीडिया का बहुत अच्छा स्टेप है, हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. तो दूसरी बात की हमारे मिसेज कन्फ्यूजन जो अगला शो आता था उसका टाइम चेंज हो गया लिसनर्स, तो वो आप सैटरडे को सुन सकते हैं 9 से 10. और अभी 138 जो हेल्पलाइन है वो भी चालू होने वाली है. 138 जो है जी, तो हो सकता है उससे कुछ सहायता मिले जी. तो अगला शो 20 सवाल है. बहरहाल पैनलिस्ट आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया. अनिल सर आपकी हेल्थ डाउन थी, इवन दो आपने ज्वाइन किया. बशीर सर आपने कीमती समय दिया. मुरली सर आपने अपना बहुत कीमती समय दिया. भवानी सर थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी. और ये हमारा शो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा. लिसनर्स यू कैन डाउनलोड, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन लिसन देयर एज वेल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू.